my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is related to Hindu Marriage Act. हिंदू मैरिज एक्ट के जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट थे वो मैंने आपको सभी को डिटेल में कवर करवा दिया है। अब जो हमारा जो रिमेनिंग पोर्शन जो रह गया है सेक्शन 14 से लेकर फर्दर वो सारा हम बेयर एक्ट से करेंगे। और जहां मुझे लगेगा कि मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज की आपको यहाँ देना है, कंसेप्ट को एक्स्ट्रा क्लियर करवाना है, तो मैं उस टाइम क्लियर भी करवा दूंगी। और उससे रिलेटेड जो केस लॉज है मैं ओरली आपको बता दूंगी। उसके बाद जैसे ही हिंदू मैरिज एक्ट पूरी हो जाता है उसके बाद मैं एक स्पेशल एक लेक्चर जो है सिर्फ इम्पोर्टेंट केस लॉज पर ही बनाऊंगी जो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो जाएंगे और आप उनसे अपने नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट के रिगार्डिंग हमारा लास्ट लेक्चर जो था वो था डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार मेरा वो वीडियो जाके आप देख लीजिए, क्योंकि जब आप प्रीवियस लेक्चर से कंटिन्यूटी में करंट में कुछ तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको वो समझना भी इजी हो जाता है और आपके लिए कंटिन्यूटी भी बन जाती है। फिर भी चलो अगर आपने लास्ट लेक्चर जो है थोड़ा सा नहीं देखा है फिर भी मैं आपको लास्ट थोड़ा रिवाइज करवा देती हूँ। हम रिवाइज करना शुरू कर देते हैं 13 से ही। जो सेक्शन 13 है वो क्या बात बता रहा था, वो डाइवोर्स के जो ग्राउंड्स है उनके बारे में डीलिंग कर रहा था। सेक्शन 13 ये कहता है कि जब भी कोई मैरिज सेलिमनाइज होती है वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, पिटीशन फाइल होगी या तो हस्बैंड या वाइफ किसी के द्वारा हो सकती है। किस पर्पज के लिए? डिसॉल्व बाय डिक्री ऑफ डाइवोर्स के लिए। कौन कौन से ग्राउंड्स पर, वो नीचे डिस्कस कर रहे थे हमने पहले के लेक्चर में। आप प्लेलिस्ट देखोगे लॉ स्कॉलर्स एंड लीगल इशू की तो उसमें आपको डाइवोर्स के ग्राउंड्स पर 2-3 लेक्चर मिल जाएंगे जो मैंने काफी अच्छे से करवाए हैं और जो आपके लिए काफी हेल्पफुल भी हो सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इनमें है कि हैज वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द पर्सन अदर देन स्पाउस, इट मींस अडल्ट्री। अडल्ट्री का जो कंसेप्ट है सेक्शन 497 आईपीसी में है, जिसको जोसेफ साइन के केस के द्वारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। क्योंकि जो अडल्ट्री में क्या होता था, जो क्रिमिनल लायबिलिटी की जब बात करते हैं, वाइफ का अगर किसी पर्सन के साथ रिलेशन है, वो मैरिड है और किसी अदर पर्सन के साथ रिलेशन है, तो वाइफ के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी क्रिमिनल केस फाइल नहीं होता था। हस्बैंड को ये राइट था कि वो उस अदर पर्सन के ऊपर जो है केस फाइल कर सकता था। That is the violation of Article 14 that are mentioned under Indian Constitution that deals with the right to equality। जब हम एक तरफ तो बात करते हैं कि मैन एंड वुमेन इक्वल फुटिंग पर है और जब क्रिमिनल लायबिलिटी की बात आती है तो हम फिर उसको क्यों रिजेक्ट कर देते हैं। तो उस मामले में फिर ये बात निकल के आई कि अगर क्रिमिनल लायबिलिटी की कोई बात अराइज होती है तो उसके अंदर जो है वाइफ को निकाला गया था, उसमें उसको कुछ राइट्स दिए गए थे एक्स्ट्रा। ये माना जाता था कि वो एक समाज की पीड़ित, एक आप ये कह सकते हो कि पीड़ित समूह रहा है वुमेन के रिगार्डिंग, तो कुछ राइट्स थे। लेकिन मौजूदा टाइम में जो है 497 अडल्ट्री का जो कंसेप्ट है वो तो निकाल दिया गया, बट अभी भी वो मैरिज में डाइवोर्स का एक ग्राउंड है। क्योंकि मैं आपको करवा चुकी हूँ कि जो मैरिज होता है दैट इज अ सैक्रामेंट एज वेल एज कॉन्ट्रैक्ट। सैक्रामेंट है जब दोनों की सैंक्टिटी मैरिज के रिलेशन में नहीं है, दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहा है, तो फिर आप भी समझ सकते हो कि उस मामले में हस्बैंड वाइफ का साथ रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, अगर उस रिश्ते को ढोना है, जैसे कि जानवरों पर बोझ ढो दिया जाता है, उसी तरीके से अगर आप उस बोझ को उठाना चाह रहे हो तो आप रिश्ते को कंटिन्यू करते हो। अदरवाइज कोर्ट ने आपको एक ग्राउंड दे दिया है कि आप उस बेस पर जो है आप कोर्ट में जो है चैलेंज कर सकते हो और डाइवोर्स भी ले सकते हो। सेकंड इसमें है क्रूरल्टी। क्रूरल्टी के अंदर मैंने आपको कंसेप्ट करवाए थे मेंटल क्रूरल्टी एज वेल एज फिजिकल क्रूरल्टी। इसमें मैंने आपको दास्ताने वर्सेस दास्ताने का केस रिमाइंड करवाया था, रजल वर्सेस रजल का केस करवाया था, और इसमें और भी काफी इंपॉर्टेंट केस थे जो मैंने आपको डिस्कस करवाए थे कि उन केसेस के बेस पर जो है अलग अलग क्रूरल्टी की कंसेप्ट निकल के आए थे। जैसे इसमें एक केस था रीता निजवानी का केस था, उसमें यह था कि नो सेक्सुअल रिलेशन है, अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में सेक्सुअल रिलेशन ही नहीं है तो वो भी एक मेंटल क्रूरल्टी मानी जाएगी। इसी तरीके से विनीता सक्सेना समर घोष का केस हमने किया था, पंकज पंडित वर्सेस जया घोष का केस हमने किया था। तो ये केस जो है मैंने आपको करवाए हुए हैं, अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखे तो आप देख लीजिए और केस के नेम नोट कर लीजिए। इसमें 1-2 केस और थे हमारे, वी भगत वर्सेस डी भगत का केस था, नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली का केस था, समर घोष जया घोष का केस था, नरेंद्र वर्सेस के मीना का केस था। उसमें यह था कि सेपरेट जो रेजिडेंस की मांग अगर वाइफ करती है हस्बैंड को कि अपने माँ बाप को छोड़ दे, सास ससुर को पति से अलग रहने के लिए मजबूर करती है, तो उस मामले में भी क्रूरल्टी मानी गई है। ये 2016 का केस था जो मैंने आपको डिटेल में करवाया था। इस मामले में केसेस मैं आपको करवा चुकी हूँ।
जब हमारा सारा सिलेबस ये कंप्लीट हो जाएगा हिंदू मैरिज एक्ट के रिगार्डिंग, यानी कि पूरे हिंदू लॉ में जो 4 एक्ट्स होते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप और हिंदू सक्सेशन एक्ट, उसके बाद जो इसके इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस है उनकी मैं लिस्ट प्रिपेयर करके हैंड रिटन या टाइप जैसे भी मुझसे स्टेबिलिटी मुझे लगेगी मैं करवाऊंगी। उसके बाद भी उनके ऊपर भी मैं एक लेक्चर जरूर बनाऊंगी, चाहे वो लेक्चर 1 घंटे का हो, चाहे हाफ आवर का हो, दैट डजंट मैटर कि कितने टाइम का हो। इट मे बी ऑन व्हाइट बोर्ड, इट मे बी ऑन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, इट मे बी ऑन द पीपीटी फाइल्स और इट मे बी इमेजेस, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको सोर्स प्रोवाइड करवाऊंगी। ये मेरी ड्यूटी है, चाहे मेरे चैनल पे कितने व्यूज आए ना आए, दैट डजंट मैटर। मेरी एक ड्यूटी है कि मैंने जो कंप्लीटली सिलेबस कवर करवाना है मैं करवाऊंगी एग्जाम तक। अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो है डेजर्शन। डेजर्शन के रिगार्डिंग भी हमने केस किया था कि उसमें मैंने आपको एक एग्जाम्पल करवाया था कि वाइफ हस्बैंड जो है दूसरे देश में पढ़ने चला जाता है, वहां किसी जॉब के पर्पज से या किसी अदर पर्पज से, उसमें अगर वो वाइफ की एक तरीके से कंसर्न नहीं है और वाइफ के अगेंस्ट होके जाता है तो उस मामले में वो डेजर्शन की कैटेगरी में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमने किया था हिंदू कन्वर्जन। कन्वर्जन अगर हस्बैंड ने कन्वर्ट कर लिया, सल्ला मुदगल और लिली थॉमस का केस मैंने करवाया था। फिर इनक्योरेबली ऑफ अनसाउंड माइंड के मामले में है, मेंटल डिसऑर्डर है, ये मैंने आपको करवाया था। इसका एक्सप्रेशन आगे दिया हुआ है, ये थोड़ा सा पढ़ लेना। उसके बाद मैंने करवाया था कि वेनरियल डिजीजेज है, कम्युनिकल फॉर्म जैसे एड्स के रिगार्डिंग है, या पहले कोड की बीमारी होती थी, उसमें क्या होता था कि अगर टच हो जाता था तो फिर एक तरीके से वो भी बीमारी से पीड़ित हो जाता था। तो उस मामले में क्या था कि अगर वाइफ हस्बैंड के बीच में सेक्सुअल रिलेशन होता है और अगर ऐसी कोई बीमारी हो जाती है, डिजीज होती है, वो भी एक ग्राउंड है। अगला ग्राउंड है कि रेनाउंस द वर्ल्ड, संसार को छोड़ के कोई चला गया। इसका मतलब ये नहीं कि वो परमात्मा के पास चला गया, इसका मतलब है कि जैसे कोई बाबा बन गए हैं, कोई सन्यासी बन गया है, कोई साधु है, कुछ है ऐसे करके। फिर है कि 7 साल तक अगर वो पति का पता है, पति या पत्नी का पता ही नहीं चलता कि वो जिंदा है या नहीं उस मामले में, और जो है इसे सिविल डेथ भी बोला गया है, जो मैंने आपको करवाया था। डेजर्शन का मीनिंग क्या लेके चलेंगे, उसमें एक विदाउट रीजनेबल कोज कोई चला जाता है, विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर स्पाउस चला जाता है, विलफुल नेग्लेक्ट करता है कोई किसी को, तो उस मामले में इसको लेके गया हुआ है, इसको माना गया है। फिर ग्रामेटिकल वेरिएशन में समझा इससे रिलेटेड कुछ और अदर मीनिंग निकलते हैं, वो भी डेजर्शन की फॉर्म में आएंगे। फिर अगला ये 2 ग्राउंड और है कि अगर मान लो जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पाल हो गई है और 1 साल का टाइम हो चुका है, तो उसमें भी आप अगर साथ नहीं रहते हो तो ग्राउंड बन जाएगा। अगर आरसीआर रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट की डिग्री पास होगी और 1 ईयर का टाइम हो गया, उसके बाद भी ग्राउंड मिल जाएगा, दोनों हस्बैंड वाइफ को इक्वली है। अब कुछ एक ग्राउंड है जो सिर्फ वाइफ को है, वाइफ में ऑल्सो प्रेजेंट ए पेटिशन। फर्स्ट ग्राउंड एक तरीके से अब नल एंड वॉइड एक तरीके से हो चुका है, अभी तक है पार्ट, लेकिन ये आप यही समझिए 1955 में एक्ट आया था, उससे पहले अगर किसी की 2 या 2 से ज्यादा वाइफ होती थी तो उस मामले में एक ग्राउंड है जो अब मौजूदा टाइम में मुझे नहीं लगता कि कोई भी काम का है। उससे अगला अगर हम देखें, उससे अगला ग्राउंड है कि सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज है। मान लो कोई मैरिज हो चुकी है और उसमें हस्बैंड जो गिल्टी है, रेप का गिल्टी हो गया है, या मान लो सोडोमी है, उसने गुद्दा मैथुन किया है, और या मान लो बेस्टिलिटी किसी जानवर के साथ कोई सेक्स किया है, तो उस मामले में। फिर उससे अगला ग्राउंड है कि सेक्शन 18 में इंडो अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में और सेक्शन 125 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अगर किसी प्रकार से कोई मेंटेनेंस दिया गया है लेकिन वो मेंटेनेंस नहीं दिया जा रहा है प्रॉपरली, तो वो ग्राउंड बन जाएगा। 4th ग्राउंड है जो पुबर्टी का कंसेप्ट है, मुस्लिम लॉ में आता है कि अगर 15 ईयर की एज जो है मैरिज हुई थी, जब वो लड़की या लड़का जो था 15 साल की उम्र थी, और अब जो है 21 साल की 18 साल की उम्र होने से पहले अगर वो मैरिज को रेपुडिएट मतलब खत्म कर देता है, तो उस मामले में भी एक ग्राउंड बन जाएगा। एक्सप्लेनेशन कहता है दिस क्लॉज अप्लाइज वेदर द मैरिज वाज सोलमनाइज्ड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द मैरिज लॉ अमेंडमेंट एक्ट। इसका कोई मैटर नहीं है कि क्या क्लॉज अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर 13 हमने क्या था, अल्टरनेटिव रिलीफ की बात की थी कि अगर डाइवोर्स की पिटीशन फाइल की गई है तो उसमें आप जुडिशियल सेपरेशन डिमांड कर सकते हो, लेकिन क्लोज 2nd से 5th और 7th में नहीं कर सकते। क्लोज 2nd क्या है, कन्वर्जन है, अगर कोई कन्वर्ट कर गया तो अल्टरनेटिव जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री क्यों देगी, क्योंकि वो कन्वर्ट ही कर चुका है। 6th कह रहा है कि अगर उसने रेनाउंस ही कर दिया है तब उस मामले में, और 7th कहता है कि जब सिविल डेथ ही होगी, बंदे का पता ही नहीं है कि वो कहाँ है कहाँ नहीं, उस मामले में भी आप ये कहोगे कि ये ग्राउंड नहीं मिलेगा ऑल्टरनेटिव रिलीफ का। फिर डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट में मैंने आपको बताया था कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पिटीशन फाइल होगी, कोई भी पार्टी कर सकती है, कोई भी नहीं, दोनों पार्टी की सहमति होनी चाहिए, और वो लिविंग सेपरेटली फॉर 1 ईयर से अलग रहने वाले होने चाहिए, म्यूचुअली एग्रीड होनी चाहिए, और उनकी जो कंसेंट है वो वैलिड कंसेंट है, नो फ्रॉड होना चाहिए, नो एंड्यू इन्फ्लुएंस, ऐसा कुछ ना हो। फिर कह रहे हैं कि 6 से 18 महीने तक का जो टाइम इसमें दिया गया था, उसके बीच में अगर कोई भी दोनों पार्टी में से कोई आके अगर कह देता है
कि जो है हम साथ नहीं रहना, हम जो साथ रहना चाहते हैं उस मामले में भी कोर्ट जो है रिजेक्ट कर सकती है इस एप्लीकेशन को। अब मेरे पास कुछ एक कमेंट्स आए कि मैडम इस अगर मान लो म्यूचुअल डाइवोर्स लेना चाह रहे हैं उसमें कितनी क्या कुछ खर्चा पड़ जाता है। देखिए खर्चा क्या है कि आप वकील के थ्रू कोर्ट में पेश होंगे तो वकील ही आपको फीस बता पाएगा कि कितनी फीस वो लेता है उस एरिया में, तो उसी पर डिपेंड करेगा। आज का करंट जो कंसेप्ट है वो हमारा नो पिटीशन फॉर डाइवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज। 1 साल अगर शादी को हुआ है और उस मामले में अगर डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर रहे हो तो नहीं होगा। इसमें एक कुछ एक ग्राउंड्स दिया गया है कि ग्राउंड क्या दिया कि पहली बात तो कोर्ट ही कॉम्पिटेंट नहीं होगी, नॉट कॉम्पिटेंट होगी कि वो पिटीशन जो है डिसॉल्व करेगी मैरिज को एट द जब तक कि 1 साल का टाइम ना निकल गया हो। आज मैरिज हुई है उसके पूरे 1 साल के बाद ही आप पिटीशन फाइल कर सकते हो डाइवोर्स के रिगार्डिंग। इट कैन बी ऑफ म्यूचुअल डाइवोर्स हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है, पर लेकिन कुछ कंडीशन और है। प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में अपन एप्लीकेशन मेड टू इट अकॉर्डेंस विद सच रूल्स। मान लो कुछ ऐसे रूल्स है जो हाईकोर्ट ने तैयार किए गए थे उसके हिसाब से होनी चाहिए। पिटीशन अलाउ कर सकती है किस मामले में, जहां पर ग्राउंड क्या होगा, ग्राउंड दैट द केस इज ऑफ एक्सेप्शनल हार्डशिप। एक्सेप्शनल हार्डशिप का मतलब है कि दोनों के बीच में अब बिल्कुल नहीं निभ सकती, कुत्ते बिल्ली का खेल हो रहा है, चूहे बिल्ली का खेल हो रहा है, लड़ना है, मारना है, पीटना है, गाली गलौज करना है, जहां पर उनके साथ साथ उनकी फैमिली भी सफर कर रही है उस मामले में। फिर कहता है कि एक्सेप्शनल डेप्रेविटी अगर हो जाती है, डेप्रेविटी का मतलब एक दूसरे के साथ बिल्कुल डेप्रेव हो गया है, इतना इनका बीच में आप कह सकते हो जघन्य एक तरीके से जैसे अपराध हो जाते हैं ना कि किसी को क्रूरटी से भी ज्यादा बहुत बुरी तरीके से जिसको मार पीटना कहते हैं, इस तरीके से अगर कोई कंडीशन आ जाती है कि अब उनका साथ रहना बहुत मुश्किल हो रहा है तो उस मामले में भी कोर्ट जो अलाउ कर सकती है। वहां 1 साल का कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है। फिर सेकंड इसके अंदर कह रहा है कि डिक्री शैल नॉट अफेक्ट अनली, कहता है डिक्री अगर हो भी जाएगी तो वो 1 साल तक टाइम के बाद ही इफेक्टिव होगी। कह रहा है कि बट इफ इट अफेयर्स द कोर्ट एट द हियरिंग ऑफ द पिटिशनर ऑब्टेन लीव टू प्रेजेंट द पिटिशन। अगर कोर्ट कहता है, कोर्ट को लगता है कि मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है, गलत तरीके से पेश हुआ है या कुछ तथ्य छुपा लिए गए हैं केस के बारे में, उस मामले में भी कोर्ट जो है अगर डिग्री पास कर देती है तो वो उसको क्या कर देगी, वो कैंसिल भी कर सकती है। तो ये डिग्री की बात आ गई है। फिर कह रहा है कि डिग्री शैल नॉट इफेक्ट अनटिल आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 1 ईयर। से पहले डिग्री जो है एनफोर्स में नहीं आएगी, इफेक्टिव नहीं होगी। और पिटिशन विदाउट प्रेजुडिस, और पिटिशन जो है वो दोनों पार्टियों के किसी भी प्रकार के अधिकारों के हनन से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ 1 ईयर, उस 1 साल के पीरियड के बाद उन फैक्ट्स पर अगर ये लगता है कि पिटिशन में जो फैक्ट्स हैं मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू आए हैं या अनड्यू इन्फ्लुएंस है या फ्री कंसर्न नहीं, उस मामले में भी पिटिशन को डिसमिस किया जा सकता है। इन डिस्पोजिंग ऑफ एनी एप्लीकेशन अंडर सेक्शन लीव टू प्रेजेंट अ पिटिशन फॉर डाइवोर्स बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ 1 ईयर। अगर मान लो लीव टू प्रेजेंट, एक लीव टू प्रेजेंट का मतलब है कि कोर्ट से परमिशन ली गई है कि एक्सपायरेशन ऑफ 1 ईयर से पहले जो है उस पिटिशन को फाइल किया जाए। और अगर मान लो कोर्ट को लगता है कि इसमें बच्चों का कुछ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, अगर बच्चों का कुछ इंटरेस्ट है उस मामले में रीजनेबल प्रोबेबिलिटी है, तो क्या है कि एक्सपायरेशन ऑफ 1 ईयर से पहले जो है रिकंसिलेशन की अगर उम्मीद लगती है कोर्ट को तो वो भी करवा सकती है। रिकंसिलेशन का मतलब है कि दोनों के बीच में क्या पता कोई सामंजस्य बन जाए। देखो आप नॉर्मल टाइम में आप देख लीजिए, हस्बैंड वाइफ शादी करते हैं, शादी से पहले उनकी चैटिंग होती है, कॉलिंग होती है, पता नहीं क्या क्या आजकल हो रहा है सिस्टम। तो उससे पहले तो उनको ये लगता है कि हाँ वो मेरा राजकुमार और मैं उसकी राजकुमारी, वो मेरा महाराजा मैं उसकी रानी। लेकिन जब शादी होती है, शादी तो सिर्फ एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन नहीं होता, दो फैमिलीज का रिलेशन होता है। वहां जाकर जब लड़की को ससुराल में अपना सब कुछ बैलेंस बनाना पड़ता है, सास ससुर के साथ भी मिलकर रहना पड़ता है, उनकी कुछ बातें भी सुननी पड़ती है, अपनी बातें कहनी पड़ती है। जिस तरीके का माहौल उन्हें मायके में मिलता है वैसा माहौल तो ससुराल में मिलना मुश्किल ही है। कोई रेयर ही केस होगा जहां पर सास जो है माँ से बढ़कर सेवा कर रही है, संभाल कर रही है। वहां जाके जब एडजस्टमेंट वो नहीं करना चाहते पार्टीज, तो उनको क्या लगता है कि क्यों ना हम डाइवोर्स ले लें। जब ऐसी कोई कंडीशन आती है, उनके बीच में स्टार्टिंग में फैमिली रिलेशन ठीक चल रहा था, सेक्सुअल रिलेशन अच्छा था, बच्चा भी कंसीव हो गया, बच्चा डिलीवर भी हो गया, अब उस बच्चे का क्या दोष है, तो उसके रिगार्डिंग जो है कोर्ट रिकंसिलेशन अलाउ कर सकती है उसी एक पीरियड के एक्सपायरेशन के बाद, अगर उसको संभावना लगती है तो। फिर कह रहा है कि डाइवोर्स पर्सन वन डे में मैरी अगेन, कि डाइवोर्स व्यक्ति जो है कब दोबारा शादी कर सकते हैं, जब एक मैरिज डिसॉल्व होती है बाय डिक्री ऑफ डाइवोर्स, तो उनके बीच में कोई राइट ऑफ अगर अपील नहीं है, डिक्री डाइवोर्स की डिक्री पास हो गई, राइट ऑफ अपील भी नहीं है उनके पास, मान लो उसमें कोई राइट ही नहीं है, या मान लो राइट टू अपील तो है बट क्या है एक्सपायर्ड हो चुका है विदाउट एन अपील। मान लो राइट टू अपील जो है, अगर आप देखते हो ना सेक्शन 28, अगर सेक्शन 28 का अगर आप क्लॉज 4 देखते हो, क्लॉज 4 ये कहता है 90 डेज का टाइम पीरियड देता है
कि अगर आप अपील फाइल करते हो तो 90 डेज में आप फाइल कर सकते हो। अगर मान लो अपील का राइट जो था वो एक्सपायर हो चुका है और अब अपील का कोई राइट नहीं बनता, तो उसमें क्या होगा कि मैरिज अब वो कर सकते हो, फाइनल डिग्री मानी जाती है। फाइनल डिग्री का मतलब है कि जब अपील का राइट था, मान लीजिए इसमें मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ आपको 28 का क्लोज 4 वो बात कर रहा है राइट टू अपील, और कितने डेज की बात कर रहा है वो बात कर रहा है 90 डेज की, 90 डेज की वो बात कर रहा है। तो ये आपके माइंड में रह जाना चाहिए, आप इसे नोट भी कर लीजिए। अगर हम सेक्शन 28 को पढ़ते हैं, अगर हम सेक्शन 28 को पढ़ें तो उसमें आप देखोगे फोर्थ क्लोज को, तो उस फोर्थ क्लोज में साफ तौर पे लिखा हुआ है एवरी अपील, जो भी अपील है अंडर दिस सेक्शन शैल बी प्रेफर्ड विद इन 90 डेज। देखो फाइनल डिग्री कब मानी जाती है, या तो मान लो अपील का कोई राइट था, वो राइट एक्सरसाइज नहीं हुआ 90 डेज में, या मान लो कोई राइट बचा ही नहीं था, और या अगर अपील फाइल हो भी गई और उसके बाद भी अगर मान लो फाइनल डिसीजन हायर अथॉरिटी का नहीं आया, तो उस मामले में भी कोर्ट जो है वो क्या कर सकता है, उनको ये कह देगा कि अभी आप शादी नहीं कर सकते। लेकिन अगर मान लो ना अपील हुई है, ना फाइनल डिसीजन आ चुका है, फाइनल डिग्री आ चुकी है, उस मामले में भी शादी कर सकते हैं। फिर अगला एलएचजी ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए। जब मैंने वॉइड मैरिज का कंसेप्ट करवाया था उस टाइम मैंने ये करवा दिया था, फिर भी मैं बता देती हूँ। जो वॉइड मैरिज का कंसेप्ट था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो बच्चे हैं वो क्या माने जाएंगे, सेल बी लेजिटिमेट माने जाएंगे। और वॉइडेबल मैरिज, ये वॉइड मैरिज की बात हो रही है, और अब मैं बात कर रही हूँ वॉइडेबल की, उसमें भी वो क्या है, लेजिटिमेट माने जाएंगे। और थर्ड क्लॉज ये कहता है कि सच चाइल्ड वुड हैव बीन इनकेपेबल, ऐसा नहीं कि आप उन्हें इनकेपेबल मान लोगे कि वो राइट जो है उसको प्रॉपर्टी में या नहीं मिलेगा। पनिशमेंट ऑफ बाइगेमी, जो कंडीशन फोर्थ है, जो फोर्थ कंडीशन है उस कंडीशन में दिया हुआ है कि जो बाइगेमी की जो कंसेप्ट है ना, जैसे अगर आप देखो 5 क्लोज फर्स्ट जो है, 5 क्लोज फर्स्ट के अंदर बाइगेमी का कंसेप्ट आ जाता है, क्योंकि जब पहले से शादीशुदा है कोई दोबारा शादी कर रहा है उस मामले में आप उसे बाइगेमी का कंसेप्ट कह सकते हो। और इस मामले में क्या होता है कि जब बाइगेमी की कोई बात आती है तो 5(1) ये लेके चल रहा है, बाइगेमी की बात कर रहा है। उसके बाद इसमें अगर मान लो 494 और 495 का कोई कंसेप्ट लेके चल रहे हैं, तो उसके अंदर अगर पहली वाइफ के होते हुए, पहले हस्बैंड के होते हुए अगर शादी होती है तो 494 और 495 आईपीसी लगता है। 494 तब लगता है ये फर्स्ट वाइफ के थ्रू कंप्लेंट फाइल की जाती है, एफआईआर दर्ज होता है। 495 में जो सेकंड वाइफ है वो अगर ये कह देती है कि जी मुझे पता ही नहीं था, ये पहले से शादीशुदा है और मेरे साथ धोखा किया, उस मामले में केस दर्ज हो जाते हैं। तो ये जो कुछ फैक्ट्स हैं जो आप कह सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर हम बात करें पनिशमेंट्स, अगर क्लोज 5th 18th क्लोज को अगर हम देखते हैं तो ये 3rd 4th और 5th के रिगार्डिंग है। 3rd है एज के रिगार्डिंग, 4th है स्पिंदा रिलेशनशिप, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, और 5th है स्पिंदा रिलेशनशिप। उनमें पनिशमेंट की बात है सेक्शन 5 के फर्स्ट क्लोज के अगर हिसाब से अगर बाइगेमी वाला कंसेप्ट आ जाता है, या बच्चों की 3rd क्लोज है ये एज के रिगार्डिंग, अगर पेरेंट्स शादी करवा देते हैं तो पेरेंट्स को 2 years की पनिशमेंट है और 1 लाख का फाइन है, और दोनों भी हो सकते हैं। अगर प्रोहिबिटेड और स्पिंदा में रिलेशनशिप में मैरिज हो जाती है तो 1000 रुपीज का फाइन और 1 month तक पनिशमेंट हो सकती है, और दोनों हो सकती है। तो ये कुछ पनिशमेंट का प्रोविजन है, ये आप हाईलाइट कर लीजिए, जिससे क्या है कि फर्दर आपको कोई इशू ना आए। जब आप बेयर एक्ट पढ़ते हो ना, अगर जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको अगर आप हाईलाइट कर लोगे तो एग्जाम में आपको बड़ा ही इजीली रिवीजन का टाइम मिल जाएगा और ज्यादा टाइम भी आपका वेस्ट नहीं हो पाएगा। तो ये तरीके से आप कर सकते हो। और सेकंड है 1 month की पनिशमेंट, 1 month तक एक्सटेंड हो सकता है, 1 month जरूरी नहीं है, 20 दिन भी हो सकता है, 10 दिन भी हो सकता है, 1000 रुपीज तक है, 100 रुपए भी फाइन दे सकता है कोर्ट, और दोनों भी दे सकता है। तो ये कुछ एक प्रोविजन इसलिए डाले गए, हालांकि जो पीसीएम में आ गया था, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट वगैरह जो आया था, उसके बाद तो काफी कुछ चेंजेस हो चुका था। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है जुरिसडिक्शन एंड प्रोसीजर। कोर्ट टू विच पेटिशन शैल बी प्रेजेंट, कौन सी कोर्ट में पेटिशन जो है वो प्रेजेंट की जा सकती है, तो ये चीज जुरिसडिक्शन बताएगा। सेक्शन 18 हमें बताता है कौन सी कोर्ट है वो। सबसे पहली चीज आप इसमें देखिए, एवरी पेटिशन अंडर दिस शैल बी प्रेजेंटेड टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रेजेंट होगी। लोकल लिमिट्स में जो पड़ता है उसके आसपास ऑर्डिनरी जुरिसडिक्शन, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन माना जाएगा, ये एक्चुअल में जो केस कहाँ दर्ज होगा। फिर कौन कौन सी जगह पर, मान लो किसी व्यक्ति की शादी हुई है बठिंडा में, रहने वाला है वो मुंबई का और वाइफ रहने वाली है दिल्ली की, तो कहाँ होगा। सबसे पहला पॉइंट
जहां पर मैरिज सोलमनाइज हुई, जहां पर मैरिज हुई बठिंडा बन गया जुरिस्डिक्शन। फिर जहां रेस्पोंडेंट रहा, प्रेजेंटेशन ऑफ द पेटिशन, रेस्पोंडेंट पेटिशनर नहीं, जहां रेस्पोंडेंट रहा था या अब भी रह रहे हैं, या जो पार्टीज टू द मैरिज जो दोनों मिलकर साथ जहां रहे थे। मान लो यहां पर मैरिज हुई बठिंडा में, यहां पर मैरिज सोलमनाइज हुई, मान लीजिए, एक सेकंड मैं आपको बताती हूँ, यहां पर मैरिज सोलमनाइज हुई मान लीजिए बठिंडा, कलर भी डार्क नहीं आ रहा, वन सेकंड, कोई इशू है, बठिंडा आ गया। फिर दोनों कहां पर रहे वो, टेक्स्ट का कलर, यहां प्रेजेंटेशन ऑफ रेस्पोंडेंट कहां रहा, मान लो दिल्ली में। उसके बाद है मुंबई में लास्ट साथ रहे थे। फिर एक और ये क्लोज ऐड हुआ है, इन केस ऑफ वाइफ इज द, अगर वाइफ पेटिशनर है तो उस मामले में प्रेजेंटेशन के टाइम पे, मान लो बठिंडा दिल्ली मुंबई कोई ठिकाना नहीं है, वाइफ जो है करंटली किसी के यहाँ कोई काम कर रही है, तो वो जहां पर रह रही है, मान लो वो रह रही है हरियाणा में, तो वो वहां पर भी फाइल कर सकती है। फिर द पेटिशनर रिजाइडिंग एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन इन द केस वेयर द रेस्पोंडेंट इज दैट टाइम आउटसाइड द टेरिटरी टू विच एक्सटेंड, अगर मान लो रेस्पोंडेंट, पेटिशनर जो शिकायत कर रहा है, रेस्पोंडेंट जो है वो आउटसाइड द टेरिटरी है, जहां पर ये एक्ट लागू नहीं होता, उस मामले में अगर हैज नॉट बीन हार्ड, और ये भी नहीं देखा गया कि वो जीवित भी है 7 सालों से या नहीं, तो फिर क्या होगा? फिर कह रहा है कि दोज पर्सन हु वुड नेचुरली हैव हार्ड ऑफ हिम, जिसने उसके बारे में सुना कि वो जिंदा है, अब वो जो है उसके हिसाब से प्रेजेंट हो जाएगी पिटिशन, ये बात कही गई है। पेटिशनर रिजाइडिंग, प्रेजेंटेशन के पेटिशनर वहां रहता था, और फिर रेस्पोंडेंट भी उसी टाइम वही रहता था जहां पर वो जो टेरिटरी में एक्ट लागू नहीं होता, और या नहीं सुना गया 7 सालों से क्योंकि वो वहां था या नहीं था, तो पर्सन हु वुड नेचुरली हैव इट, जिसने उसे सुना कि वो अलाइव है, तो ये माना जाएगा। फिर है कि कंटेंट्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ पेटिशन कैसे होगी। जो कंटेंट्स होगा पेटिशन में, एक तरीके से प्लेंट की फॉर्म में ही होता है जैसे सिविल केसेस में होता है, तो पेटिशन के जो कंटेंट्स हैं और उसका वेरीफाई कैसे किया जाएगा, कैसे उसके सिग्नेचर वगैरह होंगे, तो इसके रिगार्डिंग भी आप ये मान के चलिए कि एक कलर क्यों नहीं उठा रहा ये, अब जैसे मान लो इसमें आप लेके चलिए, एक ऑर्डर है हमारा, ऑर्डर 7 रूल 1, ऑर्डर 7 रूल 1 है किसका? सीपीसी का। वो इसके बारे में बताता है। ऑर्डर 7 किसका है? प्लेंट के बारे में है, रूल 1 में वो सारा कुछ दिया हुआ है। तो कह रहा है कि कंटेंट्स, एवरी पिटीशन प्रेजेंटेड अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के तहत शैल स्टेट डिस्टिंक्टली नेचर ऑफ द केस। नेचर ऑफ द केस क्या है? वो बताएगा कि डाइवोर्स का है या आरसीआर का है या जुडिशियल सेपरेशन का है, और फैक्ट भी बताएगा जिसके बेस पे क्लेम लेना चाह रहे हैं। पिटीशन अंडर सेक्शन 11 शैल आल्सो स्टेट, ये भी बताएगा कि अंडर सेक्शन 11 के तहत केस फाइल हो रहा है, पिटीशन फाइल हो रही है, और दोनों के बीच में कोई कोल्यूजन नहीं है, कोई मिली भगती नहीं है। तो फिर सेकंड कह रहा है कि द स्टेटमेंट कंटेन इन एवरी पिटीशन अंडर दिस एक्ट शैल बी वेरीफाइड। किस तरीके से वेरीफाई होगा? पिटीशनर के साइन होंगे या दूसरा अदर पर्सन जो पिटीशनर के बिहाफ पर केस फाइल कर सकता है, पिटीशन फाइल कर सकता है, वो उसको वेरिफिकेशन ऑफ प्लेंट करेगा और उसी को ही बाद में हियरिंग के तौर पर एविडेंस में लाया जाएगा। अब कह रहा है सेक्शन 21 ये कहता है एप्लीकेशन ऑफ एक्ट 5 ऑफ 1903, इसमें जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं वो सारी सीपीसी के प्रोसीजर को ही फॉलो किया जाएगा। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेन इन दिस एक्ट एंड टू सच रूल्स एज द हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट ने रूल बना दिए और या जो प्रोविजंस यहाँ दिए गए हैं और जो एक्ट के तहत रेगुलेट होंगे, कौन सा एक्ट होगा? वो द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्ट होगा। फिर कह रहा है कि पावर टू ट्रांसफर पेटिशन इन सर्टेन केसेस, ये जो अमेंडमेंट है तो 1976 से ऐड हुआ था, इसमें कुछ प्रोविजंस जो है जस्ट 21A है, तो इसका मतलब बाद में ऐड हुआ है। वेयर पेटिशन अंडर दिस एक्ट हैज बीन प्रेजेंटेड टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रेजेंट हो गई है, ज्यूरिसडिक्शन बनता है एक पार्टी का, और पार्टी टू ए मैरिज प्रेइंग फॉर ए डिक्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन के लिए उसने प्रे कर रखा है अंडर सेक्शन 10।
और या डिक्री फॉर डाइवोर्स के लिए कर रखा है। एक तो ये चीज हो गई। फिर एंड वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे। अनदर पेटिशन अंडर दिस एक्ट हैज बीन प्रेजेंटेड देयर आफ्टर द अदर पार्टी। अब पहली पार्टी ने क्या किया, ये तो जो जुडिशियल सेपरेशन के लिए एप्लीकेशन दे दी है, पेटिशन दे दी है, या फिर डाइवोर्स के लिए। अब अनदर पेटिशन आ गई है दूसरी पार्टी की तरफ से मैरिज के रिगार्डिंग, उसने भी जुडिशियल सेपरेशन की बात की है और डाइवोर्स की बात की है ऑन एनी अदर ग्राउंड, किसी दूसरे ग्राउंड पर, वेदर इन द सेम डिस्ट्रिक्ट, चाहे तो उसी सेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो, इन द सेम स्टेट हो या डिफरेंट स्टेट हो, कोई भी हो सकता है। पेटिशन शैल बी डेल्ट विद स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 2, तो पेटिशन को सबसेक्शन 2 के तहत जो है डील किया जाएगा। इन ए केस वेयर सबसेक्शन 1 अप्लाई, जहां पर सबसेक्शन 1 अप्लाई होगा, इफ द पेटिशंस आर प्रेजेंटेड टू द सेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है तो बोथ द पेटिशन शैल बी ट्राइड। अगर मान लो सेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है फिर तो क्या दोनों पेटिशन को इकट्ठा कर दिया गया जाएगा और वहीं पर ट्राइड हो जाएगा, वहीं पर उसकी सुनवाई होगी, वहीं पर फाइनल डिसीजन आएगा। बट इफ द पेटिशंस आर प्रेजेंटेड डिफरेंट कोर्ट्स में है, पेटिशन प्रेजेंटेड लेटर, जो पेटिशन बाद में आई है शैल बी ट्रांसफर, तो वो क्या की जाएगी, पहले जिसके कोर्ट में पहले आया था वहीं पर ट्रांसफर हो जाएगी। इन विच द अर्लियर पेटिशन वाज प्रेजेंट बोथ द पेटिशन शैल बी हार्ड और डिस्पोज। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए जो पेटिशन की बात आई है उस पेटिशन में सबसे पहली चीज आप ये मान के चलिए कि मान लीजिए वाइफ है सविता ने एक पेटिशन जुडिशियल सेपरेशन के लिए और तलाक के लिए बठिंडा कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दी, ठीक है। अब दूसरी एप्लीकेशन आई हस्बैंड की तरफ से, उसने भी उसी चीज के लिए उसी कोर्ट में लगा दी, बठिंडा कोर्ट में, तो कोई इश्यू नहीं है, दोनों के केसेस को क्लब कर दिया जाएगा, इकट्ठा कर दिया जाएगा और इकट्ठी सुनवाई हो जाएगी। बट इश्यू कहाँ राइज होगा, जब एक कोर्ट में बठिंडा बन रही है और एक कोर्ट बन रही है अमृतसर। पहली पेटिशन मान लो अमृतसर कोर्ट में लगी थी, दूसरी बठिंडा में लगी थी, तो अब सुनवाई के लिए जो बठिंडा कोर्ट की जो एप्लीकेशन है वो पेटिशन है वो जो अमृतसर चली जाएगी और अब दोनों की इकट्ठी सुनवाई अमृतसर कोर्ट में होगी और वही फाइनल डिसीजन आएगा। फिर अगला क्लोज क्या कहता है, इन ए केस वे क्लोज बी का मतलब हो गया ये वाला क्लोज बी ऑफ सबसेक्शन 2 अप्लाई द कोर्ट और द गवर्नमेंट एज द केस में जो कंपिटेंट होगा सिविल प्रोसीजर कोड के तहत वो ट्रांसफर करेगा सूट वगैरह को। जो सिविल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 21 जो है वो इन्हीं के रिगार्डिंग है, 21 से लेकर 24 तक, तो वो सारा का सारा ट्रांसफर करेगा और जो पेटिशन जहां पेंडिंग होगी और वो उसी पावर को एक्सरसाइज कर देगा और उसी के हिसाब से वो एम्पावर्ड होगा। कहने का मतलब है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत या अदर प्रोसीजर के तहत जो कुछ भी सिस्टम है वो उसको फॉलो किया जाएगा। तो ये तो हो गया आज का हमारा सेक्शन 21A। अब बात करते हैं 21B की। 21B कहता है स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू ट्रायल एंड डिस्पोजल ऑफ पेटिशन, कि जो ट्रायल होगा और जो पेटिशन कैसे डिस्पोजल होगी उसके लिए स्पेशल प्रोविजन क्या है। तो कह रहा है कि द ट्रायल ऑफ पेटिशन अंडर दिस एक्ट सो फार एज जैसे भी संभव हो सके, सबसे पहली चीज कह रहा है इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए होना चाहिए। जो भी ट्रायल का सिस्टम है कह रहा है वो डे टू डे होना चाहिए, पर एक्चुअल में डे टू डे हो ही नहीं पाता क्योंकि एक तो हमारे यहाँ इतनी शॉर्टेज है जजेस की और सेकेंडली केस इतने ज्यादा पेंडिंग पड़े हैं, तो डे टू डे तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ये कहा हुआ है कि जब तक कि उसका कंक्लूजन ना आए डे टू डे होना चाहिए। जब तक कोर्ट को ये ना लगे कि एडजमेंट जरूरी है तो वो जो है एडजमेंट दे देगा अगर उसको जरूरी लगेगा, और उसके लिए कह रहा है रीजन भी रिकॉर्ड करेगा। तो इंपॉर्टेंट लाइन है रीजन टू रिकॉर्डेड। सेकंड चीज एग्जाम में पूछ ली जाती है किस तरीके से होना चाहिए, सेक्शन 21B में डे टू डे होना चाहिए। तो ये किसके लिए होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए होना चाहिए। कह रहा है कि डे टू डे प्रोसीजर होना चाहिए, लेकिन अगर लगता है कि एडजमेंट देना जरूरी है तो उस टाइम में कोर्ट जो एडजमेंट भी दे सकता है। आगे सारा कुछ डिस्क्रिप्शन पे फिर कह रहा है कि एवरी पेटिशन, जो भी पेटिशन है इस एक्ट के तहत, उसे बहुत ही अच्छे से एक्सपीडियसली एट पॉसिबल जितना जल्दी हो सके उसे कंक्लूड करना है विद इन 6 मंथ, 6 महीने में। कहां से, फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस, जो सर्विस ऑफ सम्मन होता है उस टाइम से। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गया 6 मंथ में, और कब से लागू होगा, जब से डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस होगा तब से। फिर कह रहे हैं कि अगर कोई अपील आती है, एवरी अपील अंडर दिस एक्ट शैल बी हार्ड, अपील भी हार्डली जो है काफी एक्सपीडियसली तेजी से जल्दी से कंप्लीट करनी होगी, और 3 मंथ का टाइम दिया हुआ है डेट ऑफ सर्विस। यानी कि अपील के लिए आपको मिलेगा 3 मंथ्स का टाइम और पेटिशन के लिए मिलेगा आपको 6 मंथ का टाइम। तो इसको आप जो है यहाँ पर एक अलग तरीके से यहाँ नोट कर सकते हो अपने बेयर एक्ट में। कैसे नोट करोगे, पेटिशन के लिए आपको मिलेगा
6 मंथ्स। ठीक है, आप पेन से अपना नोट कर लेना इसको। पिटीशन के लिए आपको मिलेगा 6 मंथ्स। फिर बात आ रही है अपील के लिए। अपील के लिए आपको मिलेगा 3 मंथ्स। तो इस तरीके से आप कॉपी में लिख सकते हैं, अपने वेयर एक्ट में लिख सकते हैं। ऐसे करके तो आपको माइंड में रह जाएगा कि फ्रॉम द डेट ऑफ समन है, डेट ऑफ नोटिस है, क्या कुछ वर्डिंग यूज हुई है। जो एक्चुअली वर्ड है ना वेयर लैंग्वेज की, आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन नहीं दिया हुआ है, ये डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस दिया हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि प्री में ऐसे ही एग्जाम में एज इट इज पूछ लिया जाता है। ट्रायल विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन, ट्रायल विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन, ट्रायल विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन और नोटिस, कुछ भी ऐसा पूछा जा सकता है। अब अगला है हमारा सेक्शन 21C। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस किस सेक्शन में डील करता है? 21C ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। क्या कह रहा है ये? नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी इनेक्टमेंट टू द कॉन्ट्रेरी, अगर इस इनेक्टमेंट के अकॉर्डिंग अलावा कुछ कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत कुछ है, तो डॉक्यूमेंट शैल बी एडमिसिबल एंड एविडेंस में दिया जाएगा। एनी प्रोसीडिंग एट द ट्रायल ऑफ द पिटीशन, और कैसे होना चाहिए, किस तरीके से? अंडर दिस एक्ट ऑन द ग्राउंड दैट इट इज, कह रहा है कि उसको ऐसे नहीं कह दोगे कि आप इनएडमिसिबल हो गया है, कि इसको हम एडमिसिबल नहीं मानते क्योंकि ये ड्यूली स्टैम्प्ड नहीं है, तो ऐसा कोई भी इश्यू नहीं चलेगा कोर्ट में। इस बेस पे आप किसी को इनएडमिसिबल नहीं कहोगे। अब बात आती है सेक्शन 22 कहता है कि जो प्रोसीडिंग्स है वो कैमरा प्रोसीडिंग का मतलब ऐसे नहीं है कि मूवी रिकॉर्ड होगी। कैमरा प्रोसीडिंग का मतलब होता है कि एकांत में सीक्रेटली होगा एवरी प्रोसीडिंग, और कहता है जो ये प्रोसीडिंग है ना तो ये पब्लिश की जाएगी और ना ही ये कहीं प्रिंट की जाएगी। ये भी माइंड में रखना, मे नॉट बी द वर्ड यूज है। एवरी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट शैल बी कंडक्टेड इन कैमरा, कैमरा में ये प्रोसीडिंग होगी और लॉफुल होगा एनी पर्सन के लिए। शैल नॉट बी लॉफुल नहीं होगा प्रिंट और पब्लिश करना सच प्रोसीडिंग, जब तक कि वो जो जजमेंट है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली परमिशन ना दी उसको पब्लिश करने के लिए। जैसे कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स आते हैं जिसमें कुछ एक जैसे इरिट्रेबल ब्रेकडाउन के रिगार्डिंग है, और जैसे मान लो क्यूरेटिव पिटीशन आ गया, उसके रिगार्डिंग कोई लैंडमार्क जजमेंट आया, तो उस मामले में ऐसे हो सकता है। अब लेटेस्टली एक जो जजमेंट काफी इश्यू में है, जहां सेक्शन 354 आईपीसी और पोक्सो एक्ट के किसी भी बात के लिए, किसी प्रोविजन के लिए एक जजमेंट आया बॉम्बे हाईकोर्ट का कि जो लड़की के को जो टच किया गया, उसने क्लॉथ पहने हुए थे, कहते हैं वो सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है, तो ये काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है। तो ये एक मुद्दा बन चुका है। ये जजमेंट आप माइंड में रखना, इसको ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। और मैं जैसे जजमेंट्स पे चलेंगे उस टाइम मैं आपको जरूर मैं डिस्कस में करवा दूंगी। फिर कह रहा है कि एनी पर्सन, अगर कोई पर्सन बिना परमिशन के प्रिंट और पब्लिश कर देता है तो उसको कितना फाइन मिल सकता है? 1000 रुपीज तक का फाइन मिल सकता है। ऐसे करके जो कठुआ रेप केस हुआ था, गैंग रेप केस हुआ था जो एक बच्ची के साथ, उस मामले में उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दी गई थी। उसके रिगार्डिंग काफी न्यूज़पेपर और काफी न्यूज चैनल को जो है उसके लिए पनिशमेंट का प्रोविजन दिया गया, पनिशमेंट मतलब फाइन दिया गया था। अब अगला हमारा सेक्शन है सेक्शन 23, डिक्री इन प्रोसीडिंग। प्रोसीडिंग में डिक्री होगी तो ये इसे जो है आप एक और प्रोविजन भी इसे कह सकते हो, इसे आप कह सकते हो मैट्रिमोनियल बार्स। इसे आप एक नाम और दोगे, इसे मैट्रिमोनियल बार्स भी बोला जाता है। मैट्रिमोनियल बार्स है। मैट्रिमोनियल बार का मतलब है कि इसके अंदर कुछ एक बार्स है, अगर आपने वो कंडीशन फुलफिल नहीं की है या आपने कुछ गलत कर दिया है तो उस मामले में आपको पनिशमेंट हो सकती है, यानी कि आप एक तरीके से कोई भी अपना राइट नहीं ले सकते। कह रहा है कि सबसे पहला ग्राउंड है एनी ऑफ द ग्राउंड्स फॉर ग्रांटिंग रिलीफ एग्जिस्ट एंड द पिटिशनर, कह रहा है सब क्लोज ए बी सी ऑफ क्लोज 2 ऑफ सेक्शन 5। सेक्शन 5 का ए बी सी जो क्लोज है, सेक्शन 5(2) में क्या है? मेंटल डिसऑर्डर है। मेंटल के रिगार्डिंग अगर मान लो किसी को पता चलता है कि उसने अपने उस फैक्ट को छुपा लिया था, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसकी शादी हो गई है, शादी के टाइम उसने कहा कि हमारा बेटा बिल्कुल ठीक है, कोई प्रकार का इश्यू नहीं है, उस मामले में क्या हुआ कि कोई अपनी गलती से ही फायदा उठा रहा है, तो उसके ऊपर भी एक तरीके से बार है, वो जो है किसी प्रकार का फायदा नहीं ले सकता। मान लो कोई अपाहिज था, कोई मेंटल डिसऑर्डर था,
डिप्रेविटी ऑफ मेंटल सिस्टम का कुछ ऐसा सिस्टम चल रहा था कि उसने बताया नहीं कि उसको दौरे पड़ रहे हैं कुछ है, बाद में वो उसी बेस पर जो है कोर्ट में जाके डाइवोर्स या अपना कुछ ग्राउंड पे लेना चाह रहा है, तो वो जो उसे नहीं मिलेगा, ये बात आ गई है। एनी नॉट इन एनी टेकिंग एडवांटेजेस उसको नहीं मिलेगी, ये बात हो गई है इसके अंदर। फिर अगला ये कह रहा है कि वेयर द ग्राउंड ऑफ द पिटिशन, ये मैंने आपको करवा दिया गया था सबसेक्शन 13 का फर्स्ट जो था क्रूरल्टी के रिगार्डिंग और एडल्ट्री के रिगार्डिंग, कि किसी व्यक्ति ने खुद एक्सेस किया हो। एक्सेसरी का मतलब होता है कि खुद उसने भागीदारी ली थी या उसको कोई सहयोग किया था। एक्सेसरी का मतलब आप लेके चल सकते हो एडिंग। अगर आप एक्सेसरी का मतलब लेके चलें तो इसका मतलब होता है इसको आप कहोगे एडिंग, आप इसे कह सकते हो कि कोई ऐड कर रहा है किसी चीज को, तो उस मामले में आप एक्सेसरी को, मान लो हस्बैंड वाइफ के बीच में सिर्फ एक वैसे ही फॉर्मेलिटी से मनमुटाव हो रहा है और वाइफ को जो पूरी तरह से हस्बैंड हेल्प कर रहा है कि इस तरीके से जो है हम कोर्ट में ऐसे करके केस फाइल कर देते हैं और हमें बेनिफिट मिल जाएगा, तो उस मामले में नहीं हो सकता। सेकंड है कन्नाइव्ड। कन्नाइव्ड का मतलब होता है कि किसी ने एक्टिव पार्टिसिपेशन तो नहीं दिया लेकिन कहीं ना कहीं वो हेल्प कर रहा है। कंडन है, मैंने आपको बताया था कि हस्बैंड जो पकड़ लेता है अपनी वाइफ को किसी और व्यक्ति के साथ और बाद में वो कहता है कि ठीक है मैं तुझे माफ कर देता हूँ और उसके साथ रहने लग जाता है, साल का टाइम भी निकल जाता है, फिर वो कहता है कि मैं अडल्ट्री के बेस पे मुझे तलाक चाहिए, तो नहीं मिल सकता। फिर कह रहा है कि क्रूरल्टी के ग्राउंड में भी ऐसी कुछ है कि कंडोन कर लिया है, क्रूरल्टी को अगर आपने छोड़ दिया है, क्रूरल्टी को खत्म कर दिया, आप कहते हो कि मैं ठीक है इसने मेरे को पहले कहा था अभी अपने माँ बाप को छोड़ दे लेकिन अब ये ठीक ठाक तरीके से रह रही है, तो उस मामले में जो है कोर्ट जो उसको कंडोन ऑफ डिले कर दिया है क्रूरल्टी का, तो उस मामले में कोर्ट अलाउ नहीं करेगा। एक्सेसरी है, ऐड दी है, हेल्प करी है, कन्नाइव्ड है, मिली भक्ति है, कंडोन कर दिया है, अपनी जो एक्ट जो था जिसकी शिकायत करनी थी उसको कंडोन कर दिया, भुला दिया है, तो उस मामले में नहीं हो सकता। फिर डाइवोर्स म्यूचुअल कंसेंट की बात आ रही है कि अगर वो कंसेंट जो है म्यूचुअल कंसेंट फोर्स, किसी ने गन पॉइंट पे अपनी वाइफ को कहा कि तू तलाक देती है ठीक है वरना तेरे परिवार को खत्म कर देंगे, तो उस मामले में नहीं माना जाएगा। फ्रॉड किया है, धोखाधड़ी है, या किसी ने अनड्यू इन्फ्लुएंस दे दिया कि ठीक है तू मैं अगर मान लो तलाक देती है तो मैं तेरे को इतना रुपया दूंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, तो उस मामले में अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया, तो उस मामले में भी आप डाइवोर्स जो है अलाउ नहीं करोगे। फिर कहता है कि द पिटिशन नॉट बीइंग अ पिटिशन प्रेजेंटेड अंडर सेक्शन 11 इज नॉट प्रेजेंटेड और प्रोसिक्यूटेड इन कोलिजन। कह रहे सेक्शन 11 के तहत अगर आपने मान लो वॉइड मैरिज का कोई कंसेप्ट है उसमें एप्लीकेशन लगाई है तो वो कोल्यूजन नहीं होना चाहिए, मिली भक्ति नहीं होनी चाहिए। फिर अगला कह रहा है कि अगर आपने जानबूझ के अननेसेसरी बिना जरूरत के और डिले किया है सूट को फाइल करने में, उस मामले में भी आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। फिर कह रहा है कि देयर इज नो अदर लीगल ग्राउंड वेयर रिलीफ शुड नॉट बी ग्रांटेड देन इन केस बट नॉट अदरवाइज द कोर्ट शैल डिक्री सच रिलीफ अकॉर्डिंग। अगर लगता है कि इस ग्राउंड पर, लीगल ग्राउंड पर कोई और जो है रिलीफ नहीं मिल सकता, तो उस मामले में भी कोर्ट जो है रिलीफ अलाउ कर सकती है। बिफोर प्रोसीडिंग टू ग्रांट एनी रिलीफ इट शैल बी द ड्यूटी। अब कोर्ट की ड्यूटी की बात आ गई है कि कोर्ट की ड्यूटी है कि सबसे पहले वो केस को समझेगा, उस केस की नेचर को देखेगा, क्या सर्कमस्टेंसेस थी उनको देखेगा, और फिर उसके बाद अगर लगता है कि दोनों के बीच में कोई कंसिलेशन नहीं हो सकता, दोनों के बीच में कोई मनमुटाव दूर नहीं हो सकता, तो उस मामले में भी कोर्ट जो है ये सब सारी चीजों को कंसीडर करेगी और फिर ही कोई ग्रांट करेगी। Provided that nothing contained in subsection shall apply to any proceeding wherein relief is sought on ground of clause 2. Clause 2, clause 3, clause 4, clause 5, clause 6 और clause 7 सबसेक्शन 1 के जो हैं उनके ऊपर भी आपको किसी प्रकार की, कहते हैं कि ये जो ऊपर जो भी मेंशन किया गया ये इन क्लोजेस में अप्लाई नहीं होगा। क्लोज 2 किस चीज की बात करता है? डाइजेशन की बात करता है। क्लोज 3 किस चीज की बात करता है? कन्वर्जन की करता है। क्लोज 4 करता है मेंटल डिसऑर्डर की। क्लोज 4 जो बात करता है वो ऐसी डिजीज की बात करता है जिसमें लेप्रोसी है, कोड की बीमारी का जिसे नाम दिया गया है। क्लोज 5 की बात आती है जिसमें कम्युनिकेबल डिजीज है, कोई एड्स जैसी बीमारी हो गई है। ये क्लोज 7 6 ये कहता है कि अगर उसने संसार को त्याग दिया, कोई बाबा बन गया है, कोई हिमालय पर चला गया है, योग साधना के लिए चला गया है, या क्लोज 7 कहता है कि जो सिविल डेथ की बात हुई है उस मामले में भी आप जो है ये सारी चीजें ऊपर वाली नहीं देखोगे। फिर थर्ड क्लोज ये कहता है कि फॉर द पर्पज ऑफ एडिंग द कोर्ट इन ब्रिंगिंग और सच रिकंसिलेशन द कोर्ट में पार्टीज डिजायर थिंक फिट द प्रॉपर टू डू अर्जेंट द प्रोसीडिंग। अगर कोर्ट को लगता है कि उन दोनों के बीच में पार्टियों में कंसिलेशन हो सकता है, किसी प्रकार का मनमुटाव दूर किया जा सकता है, तो कोर्ट क्या कर सकती है? अर्जेंट कर सकती है प्रोसीडिंग को रीजनेबल पीरियड तक, बट वो 15 दिन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यानी कि कितने दिन का
कोर्ट जो एडजर्न कर सकती है 15 डेज का 15 डेज का एडजर्नमेंट कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं करेगी। और अगर लगता है तो मैटर को क्या करेगी, किसी दूसरे व्यक्ति के बिहाफ पर जिसने कोर्ट को नॉमिनेट किया था तो उसके बिहाफ पर जो है ये 15 दिन का टाइम देगी। और अगर लगता है कि पार्टी फेल है तो उस मामले में जो रिपोर्ट है विद डायरेक्शन के साथ रिपोर्ट जो है कंसिलेशन की आ जाएगी कोर्ट के पास, और कोर्ट उसी की बेस पर फिर फैसला डिसाइड कर देगा। इन एवरी केस वेयर मैरिज इज डिसॉल्व बाय डिक्री, अगर हर एक केस में मान लो जो मैरिज की केस है डिसॉल्व होता है डिक्री से, एक डाइवोर्स की डिक्री दी जा रही है और कोर्ट अगर उसकी डिक्री ऑर्डर कर रही है तो वो क्या करेगी, उसकी कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट देगी दोनों पार्टी को। जो कोर्ट का ऑर्डर आएगा कि तलाक हो चुका है वो तलाक की डिग्री दोनों पार्टियों को फ्री में देगी। फिर 23 ये कहता है कि रिलीफ फॉर रेस्पोंडेंट इन डाइवोर्स एंड अदर प्रोसीडिंग। रेस्पोंडेंट का मतलब है अगर वाइफ ने कंप्लेंट फाइल की है तो हस्बैंड हो गया पेटिशनर वाइफ होगी और हस्बैंड हो गया रेस्पोंडेंट। इसी तरीके से अगर हस्बैंड ने पेटिशन दिया है तो वाइफ रेस्पोंडेंट। इन एनी प्रोसीडिंग फॉर डाइवोर्स और जुडिशियल सेपरेशन या आरसीआर की कोई भी ऐसी पेटिशन है, रेस्पोंडेंट मे नॉट ओनली अपोज, रेस्पोंडेंट क्या कर सकता है, वहां उसका आगे विरोध कर सकता है। किस ग्राउंड पे, अडल्ट्री के ग्राउंड पे, क्रोल्टी के ग्राउंड पे, डिजर्शन की मेरी वाइफ जो अडल्ट्री की आरोपी है या उसने वो मेरे साथ क्रोल्टी करती है या उसने मुझे खुद छोड़ रखा है, बट वो इसके साथ साथ काउंटर क्लेम भी कर सकता है। काउंटर क्लेम का मतलब है कि अगर वाइफ ने डाइवोर्स मांगा है तो हस्बैंड जो है आगे से जुडिशियल सेपरेशन मांग सकता है। वाइफ ने अगर जुडिशियल सेपरेशन मांग सकता है तो हस्बैंड काउंटर क्लेम करके उस पर कह सकता है मुझे डाइवोर्स दीजिए। तो अलग एप्लीकेशन फाइल करने की जरूरत नहीं होती। अगर वाइफ ने एप्लीकेशन फाइल की है उसी में ही जवाब के तौर पर हस्बैंड भी अपनी एप्लीकेशन पेटिशन दे सकता है। अलग से सेपरेट पेटिशन की कोई नीड नहीं है। देयर इज नो फर्दर रिक्वायरमेंट टू फाइल ए सेपरेट पेटिशन। और अगर और कोई ग्राउंड है, इफ द पेटिशनर्स एडल्ट्री, क्रूरल्टी और डिजर्शन प्रूव्ड, अगर पेटिशनर का उसमें एडल्ट्री, क्रूरल्टी और डिजर्शन प्रूव हो जाता है तो कोर्ट क्या करेगी, रेस्पोंडेंट को, दूसरी पार्टी को रिलीफ दे देगी, बेनिफिट दे देगी और ये कह देगी कि वाइफ जो है या ही और शी जो पेटिशन फाइल की थी उसको कोई अधिकार नहीं है और उस ग्राउंड पे उसके अधिकार को कैंसिल किया जा सकता है। तो ये तो था हमारा कंसेप्ट आज 23rd ए सेक्शन तक। कल हम जो करेंगे मेंटेनेंस के रिगार्डिंग, और 24, 25 जो है वो परमानेंट एलिमनी की बात होती है, उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर 26 जो है वो भी कोई ज्यादा डिटेल में नहीं, कस्टडी के रिगार्डिंग है कि कस्टडी किसको मिलनी चाहिए। फिर 27 कहता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो हस्बैंड वाइफ की तरफ से है तो उसको आप कैसे डिस्पोज ऑफ करोगे। फिर अपील है। तो कल के जो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा इसके रिगार्डिंग, उस लेक्चर में हम जो है पूरा का पूरा हिंदू मैरिज एक्ट को ये फिनिश कर देंगे और उसके बाद नेक्स्ट जो एक्ट है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो आप भी अपना जो प्रीवियस लेक्चर्स है उनको रिवाइज करते रहिए। बिना रिवीजन के कुछ भी आप लाइफ में सक्सेस नहीं कर सकते। रिवीजन नहीं करोगे तो पिछला भूलते जाओगे, फिर आगे का पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपने किसी भी कंपटीशन को क्रैक करना है तो रिवीजन मस्ट है। आप ये समझ लीजिए कि जैसे पानी की रिक्वायरमेंट शरीर को चलाने के लिए और ब्लड सर्कुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसी तरीके से आपकी रिवीजन भी आपके इस जुडिशरी के एग्जाम में आपके इस सर्कुलेशन को सॉलिड बना सकता है। आई होप आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया। अगर आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे फर्दर जो भी वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आप अपना हेल्थ का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।